नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। अलग अलग मसलों को लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को लेकर कि पिछले हफ्ते हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वो ये पूरी नई संस्कृति जो ट्रोलिंग को लेकर पैदा हो रही है, निशाना साधने को लेकर पैदा हो रही है एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए, इस पर आपका बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। आप लोग इसी तरह से लिखते रहिए तो हो सकता है जो ट्विटर की एक्टिविटीज हैं इस वक्त इंडिया में उससे बहुत कुछ सफाई हो। आज आते हैं एक दूसरे विषय पर। सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूं और पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो किसी भी बदलते मुल्क के लिए, विकासशील मुल्क के लिए जैसे हिंदुस्तान है, बहुत अहमियत रखती है। पॉइंट मेरा क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि क्या 2019 का चुनाव ये तय करेगा इकोनॉमिक एजेंडा। अब मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी को एक बड़ी और अपार सफलता हासिल हुई तो मुद्दा था अच्छे दिन लाने का। नरेंद्र मोदी की खुद की जो देश ने पहचान उनको दी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग, वो ये थी कि नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक गुजरात मॉडल को रखा और विकास के तौर पर देश ने कहा ये अच्छा मॉडल है। ठीक है, ये दो बड़ी बुनियादी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं इस बात को वापस रख रहा हूं कि क्या वाकई 2019 जो है वो आर्थिक एजेंडा तय करेगा। इस बीच में दो बड़े रिफॉर्म्स का रास्ता लिया नरेंद्र मोदी ने। डीमोनेटाइजेशन झटके से हुआ लेकिन सरकार उस पर काबिज रही और अड़कर वो फैसला हुआ। दूसरा जीएसटी, एक थ्योरी सरकार ने देश के सामने रखी, वन नेशन वन टैक्स की। हालांकि जीएसटी पर मैं अलग कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन ये दो बड़े आर्थिक फैसले थे। तीसरा मेरी नजर में हाल का फैसला है और वो है एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं, न्यूनतम मूल्य किसान के लिए, उससे जुड़ा हुआ। सबसे पहले इस बहस को ले जाने से हर हफ्ते की तरफ मेरे पहले 5 पॉइंट्स आपके सामने। मेरा पहला पॉइंट है एमएसपी की बढ़ोतरी 2019 में क्या मोदी सरकार के लिए या नरेंद्र मोदी की मदद करेगी? ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है 2014 में मोदी ने महंगाई को मुद्दा बनाया था। क्या ये 2019 में मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दा बनेगा? ये मेरा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ये बहुत अहमियत रखता है, क्या टैक्स के मामलों में राहत 2019 पर असर डालेगी? ये राहत क्या है? हाल के दिनों में आपने सुना कि टैक्स से जुड़े हुए जो कानूनी मामले हैं, मुकदमे हैं, उन पर समाधान होगा ताकि ये लोग जो एक खास आय से नीचे के हैं उनको मदद हो। ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है छोटे व्यापारियों पर। समझिएगा इस पॉइंट को, जानबूझकर मैंने इसको रखा है। इसके बाद चौथा पॉइंट मेरा कि क्या जीएसटी जैसे प्रयोग, वन नेशन वन टैक्स, हालांकि यह हासिल नहीं हो पाया है, जीएसटी जैसे प्रयोग 2019 में निर्णायक होंगे? इसको ऐतिहासिक बीजेपी ने करार दिया। क्या ये निर्णायक होंगे हमारे आपके लिए 2019 में? और आखिरी पॉइंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बड़े बड़े दुनिया के चुनाव जो होते हैं, जिसमें अमेरिकी चुनाव एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसका, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी निर्णायक मुद्दा की भूमिका निभाता है। क्या ऐसा ही 2019 में हो सकता है? मैं फटाफट आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। निर्मल पाठक है जो कि संपादक हैं पीटीआई के भाषा के, साथ में मेरे साथ हिमांशु वर्मा है जो कि इनसे अनएम्प्लॉयमेंट पर चर्चा हो चुकी है मेरी पहले इस प्रोग्राम में और आर्थिक मसलों को एक नौजवान की दृष्टि से समझते हैं। मेरे साथ अभय दुबे साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, और साथ में मेरे राजेश जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आर्थिक विषयों पर मैं उनसे उम्मीद करूंगा। ये बड़े बेसिक 5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। निर्मल, एक नेता अच्छे दिन लाने की प्रॉमिस के साथ आता है और उस पर यकीन होता है, देश 282 सीटें देता है। क्या 2019 में यह बात को रिविजिट किया जाएगा? क्या यह डिसाइसिव निर्णायक हो सकती है?
आर्थिक एजेंडा? देखिए, इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत सारे मुद्दे उस समय सामने आएंगे, पर अगर केवल हम आर्थिक उस पे बात करें विषय पे, तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को जिस तरह का मैंडेट मिला, उसके पीछे उससे पहले की अगर स्थिति देखेंगे आप, तो आर्थिक कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उस समय तक ठीक ठाक 2014 लेकिन कांग्रेस के गिरने में इन्फ्लेशन और करप्शन नहीं, करप्शन का, हाँ ठीक है, आप मानते हैं करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू था। हाँ। लेकिन मनमोहन सिंह क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, और उससे पहले 2009 में मनमोहन सिंह ने प्रूव किया था कि वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं, और उन्होंने जब 2008 में जब इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, तो उन्होंने उस समय इकोनॉमी को ठीक से संभाला। तो वो चीजें लोगों के ध्यान में थी, और 2014 तक आर्थिक स्थिति उस तरह से बहुत खराब नहीं हुई थी। जो और दूसरे घोटाले वगैरह जो थे, पॉलिसी पैरालिसिस था, उसको लेके जरूर लोगों के मन में बहुत, कांग्रेस को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी थी, पर आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं थी। और 2014 के बाद से भी आप ये अगर नोटबंदी वाला फैसला, डीमोनेटाइजेशन का फैसला, और फिर जीएसटी का, ये दो बहुत बड़े फैसले हुए। दोनों को लेके अलग अलग वर्ग में नाराजी है। जीएसटी को लेके जो छोटे कारोबारी या मध्यम कारोबारी थे, उनमें बहुत ज्यादा नाराजी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के इनकम टैक्स लिटिगेशन के ईज का पॉइंट रखा है। पर 2019 तक देखिए, जीएसटी भी धीरे धीरे अब उसकी नाराजी, अब उस तरह की आवाजें नहीं आ रही हैं जैसी पिछले साल अगस्त सितंबर तक आपको देखने को मिल रही थी। अभी भी है नाराजी। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो था वो लगभग खत्म हो गया। निर्मल, हिमांशु के पास जाने से पहले इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि हर राजनीतिक दल चतुराई से चाहता है, बीजेपी की इसमें बड़ी महारत है, बिल्कुल, कि भावुक मुद्दों पर चुनाव को मोड़ दिया जाए। बिल्कुल, इसलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, क्या आर्थिक मुद्दे वो अहमियत रखेंगे। हालांकि आप कह के तो आए देश से कि आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए ये इंपेरेटिव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत ज्यादा ये जीडीपी कहां पहुंच गया है, और हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई है, हम 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। थोड़ा बहुत इमोशनल एक अपील इसमें जरूर हो सकती है, पर ये आम आदमी के जीवन पे ये चीजें बहुत ज्यादा असर नहीं डालती। हिमांशु, आर्थिक एजेंडा 2019 में निर्णायक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन अगर उसको इमोशनल एंगल से ना रखा जाए, तो अगर वो इमोशनल एंगल से रखा जाएगा, इमोशनल एंगल से रखा जाएगा तो जाएगा। जो निर्मल कह रहे हैं ना कि भाई ये तो हर सरकार करती है, बीजेपी में कह रहा है उसमें महारत हासिल है बीजेपी को, तो क्या फिर भी लोग इस बात पर वोट देंगे कि साहब हमें कितनी नौकरी मिली, हमने महंगाई कैसे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं लोगों को इसी बात पे वोट देना चाहिए, और देंगे भी, क्योंकि अब जो हमारा 60 से 65% जो युवा है वो ड्राइव कर रहा है जब नेशन को, तो मुझे लगता है कि सीधे सीधे इसी उसमें आगे जो है अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पर आएंगे। अभय जी, उसके बाद पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अभिज्ञान जी, देखिए एक बात समझ लेनी चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक रेखांकित किया विषय को। एक साधारण शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, अगर किसी मरीज को कोई पीड़ा होती है तो वो तत्काल कोई पेन किलर लेता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने इस इकोनॉमी को जब डिरेल कर दिया तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करते हैं? वो भावनात्मक रूप से, जैसा आपने कहा, कभी लव जिहाद को लेकर आएंगे, कभी घर वापसी को लेकर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जी शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान पर बात करने लगे हैं। मैं क्यों कहता हूँ? देखिए, 4 पहिए इकोनॉमी के हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, आपका एक्सपेंडिचर है सरकारी, प्राइवेट कंजम्पशन है, और एक्सपोर्ट है। अगर इनको देखें तो मोटे तौर पर 3 पहिए सरकार के पंचर हैं, और वो कहती है कि इस कार के 2 ड्राइवर हैं, एक स्वास्थ्य लाभ पर है, एक सड़क के दूसरे किनारे खड़ा है, अर्थात कोई चलाने वाला भी नहीं है। बात रही आपने डिमोनेटाइजेशन की थी, आज तक मैं समझ नहीं पाया, बहुत बढ़ चढ़कर बात की गई थी कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, काउंटरफिट करेंसी का प्रश्न है, आतंकवाद बंद हो जाएगा। एक सीधा सा समाधान था, तब भी हम कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने किया था करेंसी को रिप्लेसमेंट का। इन सारे तरीकों से निपटना है तो 4 लाख करोड़ रुपए के नोट उन्होंने रिप्लेस किए थे, जो मोदी जी ने जून 16 तक उस विंडो को बरकरार रखा, और हमने उस करेंसी को रिप्लेस कर दिया। पूरे विश्व में इस बात की स्वीकृति है। जहां तक आपने जीएसटी पे, मैं छोटा सा एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर कोई टैक्स स्ट्रक्चर है पूरे विश्व भर में तो वो हिंदुस्तान का है। उसने कहा 115 देशों में से 49 देश ऐसे हैं जिसके पास 1 टैक्स है, 28 कंट्रीज ऐसी है जिसके पास 2 टैक्स हैं, और 4 देश हैं पाकिस्तान, घाना जैसे, जिनके पास इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो देश के किसानों के साथ जुड़ी है, जिसका सबसे बड़ा वादा अभी पंजाब एमएसपी के मसले पर हम आएंगे। मैं आपसे ओपन कमेंट एमएसपी के मसले पर आएंगे। अब बड़ी बात ये है, मैंने आपको रोका नहीं क्योंकि आप टैक्स के कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे थे। मैंने आपको आपके सरकारों के दिन भी गिना सकता हूं। नहीं, सबसे बड़ी बात, पॉइंट रखिए। सबसे बड़ा प्रश्न क्या खड़ा किया गया था, आप देखिए, हम इस आइडिया के खिलाफ कभी नहीं थे। हमने कहा था कि जीएसटी का आइडिया हमारा खुद का है और हम चाहते हैं कि अगर ये आए तो हम ओन करें। मूल प्रश्न का उत्तर दीजिए, आर्थिक असेसमेंट, आर्थिक एजेंडा 2019 में निर्णायक होगा या नहीं? हर हाल में प्रतिपक्ष को ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरकार नैरेटिव दूसरा कोशिश तो कर ही रहा है, कब तक करेगा कोशिश? मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं सर कि ये डिसाइसिव होगा कि नहीं? लोग क्योंकि देखिए, अच्छे दिन के प्रॉमिस पर उनकी 282 सीटें आई, उसके वादे पर उनकी 282 सीटें आई। हाँ, ये देश के नागरिकों को मैं अभी पूरी तरह आश्वस्त इस बात पे नहीं हूं, क्योंकि सरकार ने बहुत एग्रेशन के साथ जो कैंपेन स्टार्ट किया है, जिस प्रकार का बंटवारा देश में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कर रही है, तो भावनात्मक दृष्टिकोण से सरकार हर संभव कोशिश करती है प्रभावित करने की चुनाव को 2019 के। हम कोशिश करेंगे कि उनको याद दिलाएं कि क्या प्रॉमिस किया गया था और डिलीवरेबल्स क्या हैं। ठीक है, आप कोशिश करें। हाँ, अब राजेश जी पूरा समय लीजिए, मैं जानता हूं बार-बार कुछ कहना चाह रहे थे। 2014 में ये देश पॉलिसी पैरालिसिस में था, ये देश के अंदर घोटाले पे घोटाले हो रहे थे, बहुत बुरी हालत थी, लोगों का विश्वास गवर्नमेंट पे खत्म हो गया था, देश के जो भी लोग रूल करने वाले थे उन पे खत्म हो गया था। उसके बाद में ये इलेक्शन आया और इलेक्शन, अब जो इलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस पे होगा, वो लीडरशिप पे होगा, जिस लीडर के ऊपर में भरोसा होगा, जिस पे 2014 पे लोगों ने भरोसा दिखाया। उसके बाद के हर इलेक्शन में, हर स्टेट के इलेक्शन में जीत पे जीत देते हुए लोगों ने सराहा है हर पॉलिसी को जो हम लोगों ने लाई है। दूसरी चीज आज आपको बताऊं, बिहार और दिल्ली के अलावा देखिए कुछ चीजों को लेकर के, पर अधिकतर स्टेट्स हम कह सकते हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि कुछ जो स्टेट्स में बाई इलेक्शन में उसमें भी हमारे हैं, पर जीत पे जीत स्टेट बाई स्टेट आए हैं, जो कि हमारी अभूतपूर्व जीत है, जो हमारे पहले कभी नहीं थी। अब पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। दूसरी चीज, आज अभी हमारे जैसे दोस्त कह रहे थे, जीएसटी के बाद में टैक्स की बढ़ोतरी तरीके से हुई है और इस साल मार्च के बाद में अगर आप देख ले तो 1 अप्रैल के बाद में, जो अप्रैल का महीना गया, उसमें 1,03,000 करोड़ रुपए अगर आते हैं जीएसटी का, तो वो कहीं ना कहीं देश के अंदर अगर आमदनी आती है तो गरीबों के ऊपर में जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर खर्च होगा। 20.4% डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल का है वो पिछले साल बढ़ा है, 10.42% कॉर्पोरेट लोगों का डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है। तो ये जो टैक्स बढ़ा है, और अगर टैक्स नेट में अगर 50% से ज्यादा लोग नए रजिस्टर कराए हैं जीएसटी के अंदर में, तो ये मैं आपको सारी चीजें कहता हूं कि ये अगर जब टैक्स बढ़ता है तो उससे गरीबों के लिए ये सरकार आई थी और गरीबों पे काम कर रही है, गरीबों को सिलेंडर दे रही है, गरीबों को बिजली दे रही है, जिस घरों पर बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचा रही है, जिन गाँव में बिजली नहीं पहुंची थी वहां पहुंचा रही है, एलईडी बल्ब लगा रही है। एलईडी बल्ब इनके टाइम पे 400 रुपए का आता था, हमारे टाइम पे 40 रुपए का आता है। तो पूरा समय दिया कांग्रेस को, ऐसी सारी चीजें, टॉयलेट हर घर में पहुंच चुका है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन लोगों की सोच वहां तक नहीं गई थी कि 32 करोड़ अकाउंट खुल जाएगा तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है। इनके सरकार के, इनके पुराने प्रधानमंत्री कहते थे कि 10% ही ट्रांसफर होता है। आज के दिन वो अगर हम देखें, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में एम्स नए खुल गए हैं, IIT खुल गए हैं, IIM खुल गए हैं, हर तरीके से इस देश में एक आगे बढ़ने का सिलसिला देखा, लोगों ने विश्वास किया है और उस विश्वास के ऊपर हमारे को सराहा गया है। और अब हमारे प्रधानमंत्री जाकर के ये चीज बताएंगे कि हमने इस तरीके का काम किया है और जिस तरीके की जीत हमें पास्ट में मिली थी सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर में, उससे ज्यादा अच्छी तरह हमें जीत मिलेगी। आपको परफॉर्मेंस पे जीत मिल गई सर, पास्ट में जो हमने इन लोगों के गलत कामों को उजागर किया उस पर जीत मिली थी। इनके 12 लाख करोड़ के घोटाले, पूरा देश बुरी हालत में था, तो उसको बताकर। ठीक है, अब राजेश जी 2 पॉइंट, एक मिनट जी। तो आप स्पष्ट हैं कि आर्थिक जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उस पर आपको 2019 में वोट मिलेगा? जी, 100% मिलेगा। ठीक, और वो एजेंडा होगा 2019? वो एजेंडा होगा, 100% होगा, और अभी से वो एजेंडा तय हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अभी भी हर स्पीच में एक छोटा सा सवाल, ये हिंदुत्व एजेंडा नहीं होगा, मंदिर मस्जिद एजेंडा नहीं होगा, ये सीता जी का जन्म कैसे हुआ ये एजेंडा नहीं होगा? मैं आपको एक चीज और बताता हूं, नहीं, इसी के ऊपर ये एजेंडा नहीं होगा। और ये एजेंडा किनका रहा है?
2 दिन पहले, 1 दिन पहले शशि थरूर जी कहते हैं हिंदू पाकिस्तान, उससे पहले हिंदू टेरर का नाम दिया जाता है, उससे पहले कभी ना कभी इनके लोग कभी सिंधे जी को ले ले, कभी चिदम्बरम जी को देकर पूरे देश के अंदर हिंदू टेरर फैला दिया। अब वो मक्का मस्जिद में भी बरी हो गए, कहीं पे भी, पर इन्होंने माफी नहीं मांगी। इन्होंने ये हिंदू मुसलमान इनको बांटना, मुसलमानों से जाकर के उदार मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं, ये एजेंडा नहीं होगा एजेंडा है राजेश जी, ये एजेंडा नहीं होगा, ये कांग्रेस का एजेंडा आपका नहीं है, हमारा कभी नहीं, ठीक है, आपका नहीं है। बड़े बड़े मैं ले रहा हूं यहां पर ब्रेक। अबे दुबे जी जो बार बार हाथ उठा रहे हैं, अगले हिस्से में हम खास तौर पर आएंगे किसानों को लेकर, ठीक है। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आप मुझे बरसों से जानते हैं, मैंने सालों साल देश के अलग अलग गांव देहात में जाकर रूरल रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की किसानों की। एक वादा था कि जब 2022 तक किसानों की आय, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। एक ऐसा भी समय आया, निर्मल पाठक यहां मौजूद हैं, जब कांग्रेस ने 44,000 करोड़ तक किसानों का कर्ज माफ किया था और उसको बहुत बड़ा उसका सियासी फायदा मिला था। सही बात कह रहा हूं निर्मल पाठक? अब मैं ये देखना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं कि क्या ये एमएसपी में जो बढ़ोतरी है ये 2019 का मुद्दा होगी, ए, और बी, क्या ये नरेंद्र मोदी को मदद कर सकती है? मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अक्सर आप इस बहस को सुनते हैं कि 2014 में क्या नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे पर अकेले जीत कर आए थे या नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर जीत कर आए थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को देश के सामने रखा, बिल्कुल स्पष्ट था कि वो विकास की बात कर रहे थे। विकास का दूसरा पहलू क्या है? आर्थिक एजेंडा। जो आर्थिक नीतियां होती है वही वो विकास की तस्वीर और रूपरेखा बनाती है। हाल में किसानों की एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है। क्या एमएसपी का बढ़ना ये आखिरी ट्रम्प कार्ड है किसानों का? देखिए, किसान इस सरकार से बहुत नाराज हैं। ये गवर्नमेंट, ये उनको भी एहसास है और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो एमएसपी वगैरह बढ़ाने का है, और क्योंकि अभी हाल ही में जो कैराना का चुनाव हुआ वो तो विशुद्धतः भाजपा ये मान रही क्योंकि किसान नाराज थे इसीलिए उस तरह का रिजल्ट आया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एमएसपी बढ़ाया गया, पर जो किसानों की तरफ से या किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो फीडबैक आ रहे हैं वो ये है कि किसान इससे खुश नहीं है। खुश नहीं है। अब ये आगे पता नहीं क्या करेंगे उसके लिए, लेकिन अभी जो इन्होंने फॉर्मूला डिक्लेयर किया है जिसके तहत ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसको 1.5 गुना बढ़ा दिया है, वो उसको लेके किसान संतुष्ट नहीं है। ये हर जगह से इस तरह का फीडबैक आया है और हो सकता है ये फीडबैक सरकार को भी मिला होगा। हिमांशु, किसानों के लिए क्या ये आखिरी बड़ा दाव है नरेंद्र मोदी सरकार? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दाव है। ये करके शायद सरकार सोच रही है कि वो किसानों को खुश कर पाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खुश कर पाएगी। वो कुछ हद तक तो खुश कर सकती है कुछ किसानों को, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ जो फूड ग्रेन्स हमने देखा वो ईयर ऑन ईयर बस 2 या 3% बढ़ रहा है। कहने का मतलब है बहुत ही स्लोली जो हमारी ग्रोथ है एग्रीकल्चर इकोनॉमी की, वो बहुत ही स्लो है। विज्ञान, एक बात समझ लेनी चाहिए देश को। अब बहुत लंबे समय से समर्थन मूल्य की चर्चा होती है। जानते हैं सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती क्यों है? एक खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, एक कंटिजेंसी के लिए, और वो कभी भी 20 से 22% से अधिक नहीं होता कुल प्रोडक्शन का। 98 मिलियन टन का अगर गेहूं का उत्पादन होता है, 111 मिलियन टन का चावल का उत्पादन होता है, तो सरकार प्रोक्योर करती है सिर्फ 353 लाख टन। एक बात ये समझ लेनी चाहिए। तभी आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब में कैसे गेहूं सड़ रहा है। सुन लीजिए, अब इसका अर्थ क्या है? इसका आशय है कि 80% किसान बाजार के भरोसे होता है। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था पंजाब की रैली में, उन्होंने कहा कि अरे मित्रों, ये सीएसीपी ऐसे प्राइस तय करता है समर्थन मूल्य का, बंद कमरे में मैं ऐसी पद्धति अपनाऊंगा जिसमें किसान कहेगा वो समर्थन मूल्य दूंगा और लागत का 50% ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का। अभी आपने अगर नमो ऐप पर देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी ने गिनाया था, इनपुट कॉस्ट के साथ साथ जमीन के किराए का भी जिक्र किया। ये सीएसीपी की 18-19 की जो रिपोर्ट है अभिज्ञान जी, ये कहती है कि धान
का जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 1560 रुपए है। प्रधानमंत्री जी 1150 रुपए रैली में बता रहे थे। वो बताती है कि ज्वार का 2183 रुपए है। ऐसे सारे खरीफ की फसलों का उसने बताया। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा कि आखिर इन फसलों में अंतर कितना आएगा अगर प्रधानमंत्री सचमुच में जो वादा किया था वो दे देते। अगर वो देते तो पेडी में आज 590 रुपए कम दे रहे हैं, ज्वार में 844 रुपए कम दे रहे हैं, रागी में 658 रुपए कम दे रहे हैं। राजेश जी, ये क्या आखिरी दाव है किसानों के हक के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का? देखिए, ये एक दाव नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें को उठाई है। सबसे बड़ी चीज थी, पहले था कि एमएसपी लोगों को मिलता नहीं था, ऐसी प्रॉब्लम थी। इसके ऊपर हमने एपीएमसी को स्ट्रेंथन किया है। एपीएमसी में अब अधिकारी भी हैं, लोकल बॉडीज के लोग भी हैं, तो एपीएमसी इस चीज को इंश्योर करे और जब भी किसान को प्रॉब्लम लगे कि हमारे अगर मूल्य नहीं मिल रहा है तो एपीएमसी के पास जाकर के वो अपना ये ले सकते हैं। दूसरा, उनको मार्केट की रीचेबिलिटी इनाम चालू किया। इनाम के अंदर में रजिस्ट्रेशन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जैसे किसानों को पता चल रहा है उसका फायदा और लोग उसमें बढ़ने लग गए हैं। दूसरी चीज है एमएसपी को 50%, जिस तरीके से हमारे दोस्त कह रहे थे, इस बार अभी ज्वार के अंदर 42% हम लोगों ने इस बार बढ़ाया है, बाजरा में 37% बढ़ाया है, रागी में 52% बढ़ाया। तो ये हमारा वादा था इलेक्शन के पहले का। औरोप का हमारा वादा था, वन पेंशन हमने दिया, इसका हमारा वादा था कि 1.5 गुना करेंगे, ये हमने दिया। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी। मैंने कितनी अपने लेखों में लिखा है, अपने कार्यक्रमों में कहा है, कहीं पर मौका मिला हमेशा किसान की बात करता हूं, अपने आकलन में कहा है कि कोई सरकार ऐसा हो ही नहीं सकता किसान के खिलाफ नजर आए, और कोई सरकार ऐसा हो ही नहीं पाया आज तक किसान की सारी बात पूरी कर पाए। तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। जानते क्यों? आपको जल्दी से एक बात बताता हूं कि एक समय 2015 की बात है, अप्रैल के महीने में जबरदस्त बारिश हो गई, बेमौसम की बरसात, किसानों का बड़ा नुकसान हो गया। मैं दिल्ली से यात्रा करते हुए चंबल तक गया, हर जगह पे किसानों की हालत देखी, बड़ा अजीब सा लगा। एक बहुत वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री का फोन आया मुझे, बोला आपकी हम रिपोर्ट्स लगातार देख रहे हैं, आपके हिसाब से दिक्कत क्या है? मैंने कहा मेरे हिसाब से जानते क्या दिक्कत है कि इस मुल्क में और कोई सरकारों ने ऐसा नहीं किया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राज्य की सरकार, सिर्फ इसका आकलन करने की जरूरत है कि खेत पर काम करने वाला खेतीहर किसान कौन है और खेत को ओन कौन करता है, किसकी वो जमीन है। क्योंकि सरकार की बढ़िया से बढ़िया स्कीमें किसानों के लिए, एमएसपी की बढ़ोतरी हो, ये उस तक पहुंचती हैं जिसकी जमीन होती है खेती के नाम की। उस गरीब किसान तक नहीं पहुंचती, उस मजबूर किसान तक नहीं पहुंचती जो उस पर किसी के लिए एक लेबर बनकर खेती करता है। और ये कोई सरकारें अभी तक इस बात को एड्रेस नहीं कर पाई हैं। उम्मीद है कि एमएसपी की बढ़ोतरी हो। मैंने ऐसी भी तमाम रिपोर्ट्स की हैं जहां दिखाया है कि किसी नासिक के लासल गांव में प्याज कैसे उठता है वहां तक और मंडी तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत क्या हो जाती। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कुछ नहीं कर पाती, खाली ये मुद्दा बनता है। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये मुद्दा रखा है कि क्या एमएसपी की बढ़ोतरी 2019 में मोदी जी के लिए, हाँ लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो एक उनसे ये जो ऐसी लोक लुभावन जो स्कीम्स होती हैं, जैसे कांग्रेस ने उस समय किसानों का कर्जा माफ किया, इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। अब वो सेंटर से नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आना होता है किसानों के कर्ज माफ। बहुत बड़ा विषय है, सही बात है, बहुत बड़ा विषय है किसानों पर चर्चा करना। मैं एक बड़ी आर्थिक तस्वीर की आज बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा अपना तजुर्बा मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे शेयर किया है। किसान बहुत बड़ा विषय है इस देश का, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले हिस्से में हम जब आएंगे तो एक और बहुत बड़ा विषय, मध्य वर्ग, नौजवान, जैसे हिमांशु ने कहा, महंगाई का क्या असर होगा? सोचा है आपने कभी 2019 के चुनाव में महंगाई का क्या असर होगा? हिमांशु, मैं आपसे शुरू करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि 2019 में महंगाई का क्या असर होगा। 14 में उसका एक असर था। हिमांशु, मध्य वर्ग नया आया है, नौजवान नया आया है। मध्य वर्ग कई मायनों में जिसने जबरदस्त समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी को, पूरी तरह से उसको राहत नहीं महसूस होती है। क्या इश्यू होगा
इन्फ्लेशन? अगर मैं महंगाई की बात करूं तो जैसे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड्स हमेशा कम हो रही है। डिमांड्स के कम होने से ये सारा का सारा जो इंटर रिलेशन है ये बिगड़ रहा है देश का। अगर हम जीडीपी की भी मैं बात करूं, मैं उस परिस्थिति में पूछना चाहता हूं कि अगर जो आज बदली हुई स्थिति और क्रूड की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो चुकी हैं, तो जब क्रूड अंडर कंट्रोल था, आपके लिए स्वाभाविक आसान था महंगाई को नियंत्रित करके रखना। जब वो नियंत्रण बाहर जाएगा तो महंगाई का क्या असर होगा? सही बात है, मैं क्रूड सही लेता हूं। जब ये 2014 की बात है, जब ये $30 प्रति बैरल का रेट था, तब सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा जो मेंटेन रहा, उसको वो कम कर सकते थे। लेकिन अब जब 70 या 80 रुपए प्रति बैरल जो है रेट हो चुका है, तब ये प्राइसेस नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। निर्मल, बहुत जल्दी से क्या करेंगे? क्योंकि क्रूड की अच्छी यथास्थिति में आपने उसका लाभ उठाया, सब सरकारें उठाती हैं, लेकिन बदली हुई तस्वीर में दूसरा क्या इस बदलते हुए हिंदुस्तान में अब हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे पिछली बार मैंने बहस की, महंगाई मुद्दा है 2019 का। देखिए, महंगाई इस तरह के मुद्दे डेफिनेटली है, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बाकी मुद्दे इमोशनली ओवररन तो नहीं कर देंगे, इसके ऊपर तो नहीं हावी होंगे। यही तो पूरे कार्यक्रम का सारांश है। परिणाम को कब प्रभावित करते हैं? जब पूरे देश में कहीं आंदोलन हो रहा हो। आपने देखा मुख्य विपक्ष को कहीं पर आंदोलन करते हुए पेट्रोल के दाम, राहुल गांधी कर्नाटक के चुनाव के दौरान 15 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। सही बात है। उसके बाद तुरंत बढ़े। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी जी ये दाम कम करें, नहीं तो कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। बैठे हैं अभय जी यहाँ पर, बताएंगे कितनी जगह आंदोलन देश भर में? किसी को पता चला कि कांग्रेस ने कहीं आंदोलन किया? तो इस तरह के जो मुद्दे हैं बहुत सारे, लेकिन उनको जनता के बीच ले जाके स्टेज पर नहीं ला पा रहे। उनको कौन उसको एनकेश करवा रहा है? इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत जल्दी से, बड़े इशू को इसमें एड्रेस करना हम भूल गए। आप देखिए, जब 13-14 का जिक्र किया, जब सब्सिडी का बर्डन यूपीए की सरकार पर 1,47,000 करोड़ रुपए का था और हम ले क्या रहे थे 1,58,000 करोड़। आज 3,34,000 करोड़ रुपए आप टैक्स से अर्न कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने लिए और सब्सिडी का बर्डन कितना रह गया इस बार? 21,000 करोड़ रुपए। तो एक बड़ा इसी से तो सरकार सिर्फ सरवाइव कर पा रही है। नहीं तो जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, तो ये इकोनॉमी ये चल कैसे रहा है? तो सिर्फ यही करना चाहती है सरकार कि टैक्स के बोझ के तले दबाना चाहती है और इसका सबसे बुरा असर कार्यक्रम के अलावा सड़क पे भी तो मुद्दा उठाइए। जैसे निर्मल पाठक कह रहे हैं, देखिए निर्मल पक्ष भी तो नजर आई। निर्मल जी देखिए, परसेप्शन मैनेजमेंट टेलीविजन से प्रधानमंत्री जी करने लगे। हमारे आंदोलनों को अब कम अवसर मिलता है। आपने बड़ा टेलीविजन से परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं किया। मैं एक चीज अभय जी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के युग में भी मैंने स्पष्टता से कहा था, ये मेरे हाजमे के खिलाफ चीज की कोई कैसा फला ने प्रबंधन कर लिया, ढिमाके ने प्रबंधन। 10 साल आप भी साथ सरकार में थे, आपने भी खूब प्रबंधन किया। अब उनका प्रबंधन चल गया, आपका नहीं चला, एक अलग बहस है। लेकिन ये प्रबंधन में जी हम तो बड़े कंजर्वेटिव है और मोदी तो बड़े मार्केटिंग जीनियस है, ये कोई डिबेट में देश इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, उसको इससे मतलब ही नहीं है। आप 15 साल से राहुल गांधी का प्रबंधन कर रहे हैं। मेरी पार्टी के लिए सद्भावना रखने का धन्यवाद। आपके सुझाव पर मैं गौर करूं। ठीक है, इन्फ्लेशन पे मैं बहुत क्लियरली एक चीज कह रहा हूं। अभी इन्होंने कहा कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। टैक्स का कलेक्शन क्यों बढ़ा है? पहले लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि टैक्स पूरी बात सुन, मैं आपको बीच में नहीं बोल रहा था। राजेश जी को अपनी बात पूरी करनी, बीच में नहीं बोल रहा था। थोड़ी सी गरिमा रखिए। टैक्स के ऊपर में टैक्स जब आप कलेक्ट करते हो, लोग किसको टैक्स देना चाहते? पहले जितना टैक्स आता था वो घोटालों में चला जाता था। आज इनके बड़े से बड़े नेता जेल में या बेल पे हैं, वो सारी चीजें आज हमारे को लोग टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है। सेकंड चीज, सब्सिडी के मामले में इन्होंने कहा उनको भरोसा है सब्सिडी का नहीं, उनको भरोसा है या आपने दबाव बनाया है? उनका दबाव को भरोसे में मत कन्वर्ट कर दीजिए। एक और चीज आज आपको बताऊं, भरोसे वाली बात, जब इन्होंने सब्सिडी की करी, 1,25 लाख लोगों ने गैस के ऊपर में अपनी सब्सिडी छोड़ी और इनके एक भी नेता के कहने पे एक आदमी छोड़ेगा पुरानी स्थिति में पहुंच जाएगा जिस स्थिति पर वो एक समय में था। अगर आप मुझे बताइए क्या फॉर्मूला आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, महंगाई नियंत्रित करने का? आज महंगाई के अंदर में मैं आज आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, टैक्स की जो प्रॉब्लम थी, इन लोगों ने आज बॉन्ड्स दे रखे थे जिसका उन लोगों की बात मत करिए, अपनी बात करिए। हमारे पास टैक्स का कर्जा था। राजेश, हर बीजेपी का आर्गुमेंट कांग्रेस कंपैरेटिव नहीं हो सकता। कांग्रेस अपनी बात जिस दिन हम सरकार लेते हैं उस दिन अगर आपने ऑयल बॉन्ड्स का पैसा बकाया छोड़ा है, ईरान को पैसा देना बकाया छोड़ा है, तो वो हमें देना पड़ा है। और हमने जितना एक्सेस एक्साइज पे किया, एक्सेस एक्साइज जितना पे किया उससे ज्यादा
इन्फ्लेशन आपके लिए इशू है 2019 में? इन्फ्लेशन तो हमने कंट्रोल कर रखा है इनके टाइम पे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा देखिए अगर कहा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, ग्रोसरी बिल में कोई एक परिवार बता दे जिसके अंतर आया हो महीने भर के। देखिए मैं आज आपको बता दूं, इनके टाइम पे अगर 70-80 रुपए का प्याज बिकता था, आज 15 रुपए का बिकता है। अगले हिस्से में हम जिस बात पर आएंगे, बार बार हिमांशु उसको घुमा फिरा कर ला रहे थे, मैं ये मुद्दे सीक्वेंस में क्यों उठा रहा था, इसके पीछे एक सोच है। सोच ये है कि देखिए आप इन सबको जब जोड़ेंगे तो बड़ी देश की आर्थिक तस्वीर आती है, जैसे कि किसानों का मसला है, जैसे कि महंगाई का मसला है, और अंततः अगर नीतियों का सही असर अलग अलग स्तर पर होता है तो ये किसके लिए लाभकारी होती है, किसके लिए फायदा करती है? वो नौजवान जो नौकरी ढूंढ रहा है। सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होती है, मैं जीडीपी तक पे आज चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रोथ पर बहुत चर्चा कर सकता हूं, मैं स्मॉल स्केल पर बहुत चर्चा कर सकता हूं, मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर में आ रहा हूं क्योंकि इसी से फिर मिलती है नौकरी। उस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेरोजगारी, क्योंकि अगर देश की आर्थिक नीतियां सही दिशा में होती हैं तो उससे रोजगार पैदा होना चाहिए। रोजगार के मसले में मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं। ये मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि 68% अभी भी इस देश में जो रोजगार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है। अब आप समझ रहे मैंने क्यों किसानों के मसले में ये मुद्दा उठाया कि वो किसान जो किसी के खेत में काम कर रहा है, खेतीहर किसान, तो रूरल लेबर जो है उसका प्रतिशत आज भी 65% से ज्यादा है इस मुल्क में। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारी नीतियां जो हैं वो किसी को नौकरी दिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमांशु जी, जैसे मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी जो 6 से 7% के आसपास है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, ये जो बात होती है कि मेक इन इंडिया की बात होती, ये सारी विशफुल थॉट प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि ठीक है आपने थोड़ा सा टैक्सेस में कंसेशन दे दिया, दूसरा आपने क्या कर दिया, थोड़े से प्रोसीजर्स को अच्छा कर दिया, तीसरा आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा बिजनेस सेंटीमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह से आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो कि जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आएंगे, जब तक लोग पैसा नहीं लगाएंगे, एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी, तब तक पैसा नहीं लगेगा, एग्रीगेट डिमांड नहीं बनेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। $7 बिलियन का जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट हटा दिया है इस वर्ष में। जिस तरह से जो जॉब का ग्रोथ 2014 तक चल रहा था वो तो डेफिनेटली कम हुआ है, वो सरकार भी मानती है कम हुआ है, और वो इसको ये तर्क दे के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि जॉब में और रोजगार में फर्क है। मतलब आपको सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही होंगी, लेकिन लोग रोजगार, मैं चाट पकौड़ी की बहस में नहीं जा रहा हूं, इसलिए वो एक अलग विषय है। डिमोनेटाइजेशन का कुछ दिन का प्रभाव था, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का कुछ दिन का प्रभाव था, उसको हम रिकूप कर चुके हैं, और उसके अंदर इकोनॉमी में अगर हम जीएसटी की ग्रोथ आती है, जीएसटी की ग्रोथ अगर अप्रैल में आती है इस साल में, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी को दिखाती है। लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार दोनों डेवलप करना प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट का इसीलिए कारण बना। स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया में कितनी नौकरियां बढ़ी है? मेक इन इंडिया के अंदर में अभी आपने प्रतिशत, अभी मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर बाहर का इन्वेस्टमेंट अभी आपने देखा, सैमसंग सबसे बड़ा प्लांट अभी लेकर के आ रहा है। 2 क्लेम करते हैं, एक कहते हैं कि मुद्रा में हमने बहुत सारे स्वरोजगार पैदा किए, और दूसरा कहते हैं ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए। एक तो ईपीएफओ में एमनेस्टी स्कीम वो लेकर आए थे कि पुराना जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है कर लीजिए, हम पुराना हिसाब किताब नहीं देखेंगे, प्रधानमंत्री जी का भाषण देख लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है। 91% लोन मुद्रा के शिशु हैं जो 50,000 से कम हैं। ठीक है। अब उसमें और जो बड़ा है, जो बड़े लोन है, वो 49 लाख नॉन परफॉर्मिंग में हो गए, ये खुद लोकसभा में बता रहे हैं। क्या 2019 में आर्थिक एजेंडा एक निर्णायक भूमिका तय करेगा इस देश में? क्योंकि नहीं भूलिएगा, फिर जाते जाते मैं कह के जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को बड़ी सफलता 2014 में इस बात को लेकर मिली थी कि उन्होंने देश में अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अच्छे दिन बगैर आर्थिक एजेंडा के, बगैर सही आर्थिक एजेंडा के नहीं आते। फिलहाल मेरी ओर से नमस्कार। मैं पहले भी आपके लिए ये मुद्दे उठाता रहा हूं और आगे भी
उठाता था।